हेलो एवरीवन, नमस्कार। कहानी खजाना में मैं अनीता कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कहानी खजाना में मैं हमेशा आपके लिए हमारे हिंदी साहित्य के जितने भी प्रसिद्ध राइटर हुए हैं उनकी कोई ना कोई स्टोरी लेकर आती हूँ। आज जो मैं स्टोरी दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है बूढ़ी काकी। इसके राइटर हैं प्रेमचंद। एक महिला की पीड़ा को यहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में बड़ी इसकी जो कथा वस्तु है वो वास्तव में बड़ी मर्म स्पर्शी है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है बूढ़ी काकी। एक ऐसी महिला की कहानी है जो बिल्कुल बहुत छोटी उम्र में होती है, 10-12 साल की होती है। उसका विवाह कर दिया जाता है, जिसे हम बाल विवाह की जो कुप्रथा थी ना उसके तहत उसका विवाह हो जाता है, और वो भी उससे बहुत बड़ी उम्र के आदमी के साथ। जब वो होश संभालती है और उसे शादी का मतलब समझ में आता है तब तक उसके पति का देहांत हो जाता है। वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब वो क्या करे, समाज की प्रताड़ना सहे, लोगों के ताने और उल्हाने सहे, वो ये सब कुछ सहन करती है। फिर थोड़ा बड़ी होती है तो उसे समझ में आता है कि कोई तो सहारा चाहिए, कोई सहारा चाहिए। इसके लिए वो अपने एक भतीजा होता है उसको वो गोद ले लेती है। गोद मतलब उसे अपनी संतान बना लेती है, उसका पालन पोषण करती है। उसकी जो जमा पूंजी है, जो भी उसके पास धन दौलत है, पैसा है, जेवर है, वो सब कुछ वो अपने गोद लिए बेटे के लिए खर्च कर देती है और उसे एक बहुत बड़ा आदमी बनाती है और बहुत बड़ा ऑफिसर भी बना देती है। समय बीतता है, काकी की भी उम्र हो रही है, उसका गोद लिया बेटा भी बड़ा हो चुका है और उसका जो उसकी वो शादी कर देती है, घर में बहू आ जाती है। जितना मान सम्मान और प्यार इसने बेटे को दिया है ना, उतना ही मान सम्मान और प्यार बेटा इसको देता है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी जो पत्नी आती है ना, वो भी काकी को उतना ही मान सम्मान और प्यार देती है। उनकी एक संतान होती है पुत्री के रूप में, और काकी बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी पोती हुई है। और वो इतनी खुश है, जब उसका नामकरण होता है तो दोनों बेटे बहू काकी को बोलते हैं कि काकी आप इसका नाम रखो। तो काकी बड़े प्यार से, कि सबकी लाडली है इसलिए उसका नाम लाडो रख देती है, और लाडो को भी खूब प्यार करती है और लाडो भी उसको उतना ही प्यार करती है। समय बीतता है और देखो समय के साथ बेटा सब कुछ बदलता है। कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कुछ हम बड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां होती ही होती हैं। इसी तरह से उसका बेटा जो है वो बड़ा होता है, शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वो अपनी पति का कर्तव्य निभा रहा है, पिता का कर्तव्य निभा रहा है, कुछ अपने बाहर ऑफिस में भी उसके काम हैं। तो वो कहीं ना कहीं काकी उससे पीछे छूट जाती है और काकी इसको महसूस करती है। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद जी ने काकी के रूप में एक महिला के एक ऐसे चरित्र को उजागर किया है जो शायद हम सभी महिलाओं में होता है। अब काकी जब ये देखती है कि उसका बेटा इतना व्यस्त है, जो बच्चा जब भी वो उसका बेटा ऑफिस के लिए जाता था तो माँ से मिलकर जाता था, माँ से पूछ कर जाता था, और आते ही माँ के पास बैठा करता था, माँ दिन कैसा बीता, तुमने क्या खाया, तुम कैसी हो। और काकी को ऐसा लगता था कि पूरे जहां का खजाना उसे मिल गया है, और वो इतनी प्रसन्न होती थी। और 2 मिनट भी अपने बेटे को बोलती थी, बेटा तुम ऑफिस से थके हुए आए हो, जाओ चाय वाय पियो और अपनी पत्नी के पास जाओ। वो भी अकेली है दिन भर से। समय बीतता है, धीरे धीरे बेटा जो है वो काकी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। काकी जैसे ही वो ऑफिस से आता है, काकी को लगता है आएगा, काकी उठती है, लेकिन बेटा उसकी तरफ देखता तक नहीं है। फिर भी काकी को बुरा नहीं लगता। काकी ये सोचती है कि अरे ये मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ।
वो ऑफिस से आया है, थका हुआ है, तो वो सीधा अपने कमरे में ही तो जाएगा ना। तो मैं गलत हूँ। तो काकी उसको दोष देने की बजाय अपने को दोष देती है। दोस्तों, समय फिर बीतता है और काकी बिल्कुल अकेली हो गई हैं, थोड़ा बीमार भी रहने लगी हैं। लाडली भी, जो कि काकी के पास ही रहती थी, खाना पीना सोना जो सब काकी के पास करा करती थी, वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। वो भी 10-11 साल की बच्ची हो गई है, उसकी भी सहेलियां बन गई हैं। वो काकी की कहानियां कहीं ना कहीं उसे अब नापसंद आने लगी है। और वो लाडली भी धीरे धीरे अपना समय बाहर बिताने लगी है। काकी के पास आती है लेकिन बहुत कम। अब काकी जो है वो बिल्कुल अकेली है। किसी ने दे दिया तो खा लिया, समय पे मिल गया तो ठीक है। काकी कभी किसी को शिकायत नहीं करती, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहती। ये एक पता नहीं किस तरह की एक ममता होती है कि बच्चों की बातें माँ को कभी बुरी नहीं लगती। चाहे वो कुछ भी करे, वो ही काकी करती है, उसे कभी बुरा ही नहीं लगता। सबने खा लिया, उसे लास्ट में मिल रहा है तो भी कोई शिकायत नहीं है। अचानक से घर में फिर खुशी आती है और एक संतान घर में आती है। पुत्र के रूप में एक संतान घर में आती है। काकी बहुत खुश है। वो बार बार अपने बेटे से पूछती है, इसका नामकरण कब करोगे, इसका हवन कब होगा। तो देखो दोस्तों, बदलाव किस तरह से आया है। बेटा जो कि पहले अपनी काकी से पूछ के सारे काम करता था, आज वो काकी को बोलता, अरे आपको इसकी चिंता करने की कहाँ जरूरत है, आप अपना ध्यान रखो, यही बहुत है, होता रहेगा, जब होगा आपको बता देंगे। काकी मुस्कुरा कर रह जाती है। काकी को लगता है, मैंने ऐसे ही पूछा, इसको कितने काम है, मैं क्यों जबरदस्ती इसके पीछे पड़ जाती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो उसको गुस्सा आ गया ना, कोई बात नहीं, जब होगा मुझे ये लोग बता देंगे। समय बीतता है। एक दिन काकी को सुनाई देता है कि परसों घर में हवन है और बच्चे का नामकरण है। सब कपड़े ला रहे हैं, बहू भी कपड़े लाई, लाडली भी लाई, बेटा भी लाया, सब तैयारी कर रहे हैं। क्या बनेगा, कितने लोग आएंगे, लोगों की लिस्ट क्या होगी, सब बातें चल रही हैं, लेकिन काकी से कोई सलाह मशवरा नहीं ले रहा है। काकी को एक बार लगता है कि कोई मेरे पास आएगा, मुझसे पूछेगा, कोई नहीं पूछ रहा है। और काकी ये सोचती है कि सही तो है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ याद भी तो नहीं रहता है, वो मुझसे पूछ के करेंगे भी क्या, मैं गलत सलत बता दूंगी। अच्छा है ना, वो कर ले, बाद में वो मुझे बता देंगे। ये औरत का चरित्र है बेटा, सॉरी, ये औरत के बारे में जो चरित्र यहाँ पे दोस्तों किया गया है ना, वो वास्तव में कहीं ना कहीं औरत ऐसी होती है। बात समय उस समय आता है, नामकरण की तैयारी हो रही है, सब कपड़े ला रहे हैं, काकी को कोई नहीं पूछ रहा है। काकी कहती है, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं घर की बड़ी हूँ, मुझसे थोड़ी पूछा जाएगा। वो खुद ही बेचारी अपने कपड़ों में से एक कपड़ा निकालती है, वो थोड़ी सी पुरानी है साड़ी, तो कहती कोई बात नहीं, मैं ये पहन लूँगी, और एक किनारी उस पर वो अपने हाथों से लगा लेती है। वो दिन आता है जब हवन होना है। काकी अपनी कोठरी में है, अपने कमरे में है, बाहर हवन चल रहा है। और एक कहावत है मित्रों की, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े और बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है, तो ऐसा कहा जाता है और हकीकत भी है यही। काकी को किसी ने पूछा नहीं है कि बाहर हवन हो रहा है। वो जब हवन की सुगंध काकी तक पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि हवन शुरू हो चुका है, लेकिन काकी को किसी ने नहीं बुलाया। तो भी देखिए, काकी सोचती है, अरे इतना काम था ना उन लोगों के पास, भूल गए होंगे, अब जरूरी है मुझे बुलाएं,
मैं घर की मुखिया हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ, तो मुझे तो अपने आप ही चले जाना चाहिए ना, मुझे कोई क्यों बुलाएगा। और काकी अपनी साड़ी लपेट के, काकी असहाय हो चुकी हैं, वो उनके खूब निकली हुई है, वो गुडलियों में ऐसे ऐसे मतलब दोनों पैर और दोनों हाथ रख के ही चल पाती है। तो वो जैसे तैसे करके वो उस स्थान पर पहुंच जाती हैं जहाँ हवन हो रहा होता है। चुपचाप पीछे जाके बैठ जाती हैं और मनी मन सोचती हैं कि अभी शायद जब नाम का टाइम आएगा तो ये मुझसे पूछेंगे, और वो मनी मन उस बच्चे का नाम भी सोच लेती है कि मैंने उसका लाडू रखा था और इसका नाम मैं, कभी कहती है मनी मन सोचती है मैं मनोहर रखूंगी, कभी सोचती है नहीं नहीं मनोहर तो पुराना नाम हो गया, घनश्याम रखूंगी, नहीं नहीं घनश्याम तो फिर सब उसको काला थोड़ी है, वो तो गोरा है, तो मैं इसका नाम कुछ और रखूंगी, कभी कुछ वो कल्पना करती रहती है नामों की कि अब मुझसे पूछेंगे तो मैं ये नाम बताऊंगी। लेकिन कोई उससे नहीं पूछता और उसका नामकरण हो जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है। काकी अपने मन को समझाती है, सांत्वना देती है कि देखो कितना अच्छा नाम इन लोगों ने रखा है, शायद मैं तो ये नाम बता भी ना पाती। अब नया जमाना है, नए लोग हैं, नए नए नाम हैं, मुझे कहाँ से आएंगे जो मैं बताऊं। तो काकी अपने आप को समझा लेती है। सब उठकर चल देते हैं और काकी को जो बहू होती है थोड़ा गुस्से में बोलती है, ये तुम यहाँ कैसे आ गई हैं, और ये और वो और फलाना ढिमकानी, ना जाने उसको क्या क्या बोलती हैं। और वो काकी मुस्कुरा कर कि बेटा बहुत अच्छा नाम रखा है तुमने, और वो काकी को कहती है आप अपने कमरे में जाइए, मेहमान आने वाले हैं। काकी अपने कमरे में चली जाती है। सुबह से 11-12 बज चुके हैं, काकी को किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया है, काकी भूखी है, परेशान है। लेकिन काकी ने कभी शिकायत नहीं की ना, कभी काकी ने किसी को बुरा भला तो कहा ही नहीं, कभी किसी से कोई शिकायत ही नहीं की, तो जो वो करे। वो सोचती है कि अरे कितना काम है घर में, आज हवन था, ये था, वो था, बहू बेचारी क्या क्या करती ना, बहू को कहाँ याद रहेगा मेरा। और अब मुझे भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि काम बढ़ता है तो सबका ध्यान बंटता है, तो इसीलिए मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, तो मुझे भी थोड़ा तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर काकी की वेदना और पीड़ा को प्रेमचंद जी ने बड़े अच्छे शब्दों में उजागर किया है। काकी अपने कमरे में बैठी है और बाहर जो हलवाई हैं वहाँ खाना बन रहा है, क्योंकि मेहमान आने हैं, और उस खाने में कचौरियाँ तली जा रही हैं, पूड़ियाँ तली जा रही हैं, जलेबी बन रही है, लड्डू बन रहे हैं। और काकी जो है ना, यहाँ पे प्रेमचंद जी ने सच में बहुत ही जो विस्तृत वर्णन किया है ना, वो मार्वलस है। और वो काकी जो है ना, एक एक चीज का स्वाद ले रही है, एक एक चीज का स्वाद ले रही है। कभी तो कहती है अरे कचौरी कितनी खस्ता बनी है, कितनी फूल फूल कर ऊपर आ रही है, पूड़ियाँ तो लाजवाब बनी है, सब्जी तो एक क्या क्या अच्छी बनी है, जीभ लप लपा रही है, मुझे कब खाने को मिलेगी। लड्डू का तो स्वाद ही कुछ और होगा आज। तो काकी एक एक चीज का स्वाद ले रही है अंदर, और महसूस कर रही है कि कब वो मुझे खाने को मिलेगा। फिर वो सोचती है कि शायद काम की व्यस्तता के कारण न तो बेटा आया और न बहू आई, और पता नहीं ना जाने आज लाडली भी कहाँ चली गई, वो भी अपनी कोई सहेलियां आ गई होंगी, तो वो भी ना आ पाई। तो काकी सोचती है अरे भाई, सबके पास इतने काम हैं और मैं बूढ़ी, मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, मुझे खुद ही बाहर जाना चाहिए। और काकी को एक चिंता और होती है, काकी ये सोचती है कि हलवाइयों के पास कोई है कि नहीं है, बेटे को तो 50 काम है, बहू को 50 काम है, कहीं ऐसा ना हो हलवाई कचौरी में नमक ज्यादा कर दे, पूरी कच्ची उतार दे, सब्जी में तेल कम कर दे, लड्डू में मीठा कम कर दे, तो क्यों ना मैं वहां चली जाऊं। और मित्रों, काकी गुड़कती 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 हलवाई के पास पहुंच जाती है।
काकी जब हलवाई के पास जाती है तो हलवाइयों को गुस्सा आता है, क्योंकि वो काकी को नहीं जानते और न ही उनके बेटों ने उनका परिचय काकी के साथ करवाया है। तो कहीं ना कहीं वो हलवाई उसको झिड़क देते हैं कि हे बूढ़ी, तुम यहाँ किस लिए आई हो, अभी खाना नहीं बना, जाओ बाद में देंगे। अब न जाने उन्होंने क्या समझा, उसको भीख मांगने वाली समझा या कुछ और समझा, तो वो उसको झिड़क देते हैं। तो काकी को थोड़ा लगता है, काकी गुस्से में बोलती है कि मैं इस घर की मुखिया हूँ और मैं ये देखने आई हूँ कि तुमने खाना अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, नमक ज्यादा तो नहीं कर दिया है, मीठा तेज तो नहीं है, सब्जी में तेल तो बराबर है, मैं ये देखने आई हूँ। इतने में वो जब ऊंची आवाज में बोलती है तो उनका बेटा उधर से गुजरता है और वो देखता है काकी को बड़ी बेहाल है, कपड़े ढंग से नहीं हैं और उसे कहीं ना कहीं एक इंसल्ट सी महसूस होती है। और वो आता है और काकी का हाथ पकड़ के उनको घसीटते हुए लेके जाके कोठरी में एक बेसमेंट में जाके उनको छोड़ देता है और फिर बोलता है कि आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। तो काकी बोलती है कि मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि मैं देखना चाहती थी कि खाना सही तो बनाया ना बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास तो 50 काम है। वो कहता है कि आपको भूख लगी है ना, आपसे कभी भूखा तो रहा नहीं जाता है, अभी थोड़ा सब्र करो, मेहमान अभी आए नहीं है, खाना बनते ही आपके पास यहीं पहुंचा दिया जाएगा, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। काकी गुस्सा नहीं होती है, काकी को लगता है कि गलती मेरी है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, लोग तो मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे ना, अभी मेहमान आए नहीं हैं, मेहमान आएंगे, वो लोग खाना खाएंगे, उसके बाद ही तो घर वाले खाएंगे ना, मेरे को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मित्रों, समय बीतता है, मेहमान भी आते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन काकी को पूछने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपने व्यस्त हैं। काकी बेसमेंट में पड़ी है। अब कहीं ना कहीं काकी थोड़ा डर गई है, काकी को लगता है कि मैं जाऊंगी तो कहीं ऐसा नहीं हो बेटे की बदनामी हो, तो वो इस डर के मारे चुपचाप बैठी हैं। और वही कि मेहमान खाना खा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि खाना कितना अच्छा बना है, सब्जी बहुत स्वाद बनी है, कचौरी तो बहुत ही खस्ता बनी है और जलेबी तो वाह वाह क्या बात है, लाजवाब है। मतलब काकी मनी मन कल्पना कर रही है। और देखो बेटा, पकवान की बात काकी की क्या करें, अगर हमारे सामने भी जलेबी आएगी तो हमारे भी मुंह में पानी तो आएगा ही ना दोस्तों। तो कहीं ना कहीं काकी इसी कल्पना में उधेड़-बुन में लगी हुई है। सुबह से दोपहर से शाम हो गई। शाम जब सूरज ढलता है तो काकी ने खिड़की से देखा कि सूरज धीरे धीरे ढलता जा रहा है। वो भूखी है, प्यासी है। शाम हो गई, कोई नहीं आया। शाम से रात में तब्दील हो गई, तब भी कोई नहीं आया। और काकी का जो है ना, वो भूख से बुरा हाल है। काकी भूख से तिलमिला रही है, लेकिन कोई उसे पूछने नहीं आया है। फिर भी काकी ने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। वो मन ही मन सोचती है कि दिन भर के थक गए होंगे, थक के चूर हो गए होंगे, इतने लोगों को खाना खिलाया है, बहू भी थक गई होगी, बेटा भी थक गया होगा और शायद लाडली को भी नींद आ गई होगी। तो उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। मुझे बुला लेना चाहिए था, मुझे ही मांग लेना चाहिए था। और जो बेटा जो सीन मित्रों आने वाला है, वो प्रेमचंद जी ने किस काल्पनिक कहें या हकीकत कहें, भगवान जाने, दिल को एकदम छू जाता है। तो जब काकी जो है वो घिसटती घिसटती बाहर जाती है तो बिल्कुल सूना पड़ा है, कहीं कोई खाना नहीं है, तो उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। वहाँ कुत्ते हैं, वो झूठी पत्तल में से कुछ खा रहे हैं। तो काकी को भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो घिसटती 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 उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ के कुत्ते झूठी पत्तलों में से खाते हैं और काकी भी उन पत्तलों में से उठाकर खाना शुरू कर देती है। ये जो मर्मस्पर्शी चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। जब वो काकी को देखते हैं तो भौंकने लगते हैं। लाडली की नींद खुलती है। लाडली बाहर आती है तो देखती है कि काकी इस तरह से पत्तलों में से झूठन खा रही है। माँ उठती है।
माँ भी देखती है कि काकी इस तरह से खाना खा रही है, वो अपने पति को जगाती हैं। तीनों जने आते हैं, काकी को इस हालत में देखते हैं ना खाना खाते हुए, तो उन लोगों की आंखों से पानी आ जाता है और वो काकी से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले जाकर भोजन कराते हैं। तो ये कहानी बेटा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।